हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो आज की इस क्लास में जो कि ऑप्टिक्स यूनिट का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूले हैं, वो सब कुछ। तो पूरा का पूरा जो थियोरेटिकल पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, प्लेन सरफेस से, कर्व सरफेस से नहीं, मतलब लेंस वाला रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे। तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूले हैं, जिनके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा कुछ आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी इसके क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड या कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, उन सारी प्रॉब्लम का जो 95% सॉल्यूशन है, वो इसी कॉन्सेप्ट थियरी वाले ही लेक्चर के अंदर है। ठीक है, और ये हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि आज के लिए स्पेशल हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर टॉपिक ऐसे ही है कि उसके जो थियरी वाले लेक्चर होते हैं उसी के अंदर ही मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। न्यूमेरिकल वाले लेक्चर के अंदर हम सिर्फ उसी को रिवीजन और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम न्यूमेरिकल वाले लेक्चर के अंदर कुछ बहुत नया सीखेंगे। हम जो आज सीख रहे हैं उसी को हम अप्लाई करके उसी के ऊपर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा और आप लोग भी एकदम परफेक्ट होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ रहे होंगे। एक बार आप क्लियर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है तो पूरे जोर शोर से और एनर्जी के साथ स्टार्ट किया जाए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और देखिए, मुझे जो हमेशा की तरह फील हुआ है वो ये कि मुझे आपके कमेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है और क्लास की जो फ्लुएंसी होती है वो अफेक्टेड होती है। लास्ट में अगर कोई डाउट आपके रह जाएंगे, कोई प्रॉब्लम रह जाएगी, तो लास्ट में एक बार देख लेंगे आप, उसमें जब ये सेशन खत्म होता है तो वहां पर थोड़ी बातचीत हो जाएगी अगर कोई ऐसा डाउट रह गया तो। अदरवाइज हम पूरे कंटिन्यूअस तरीके से इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल इज ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, कितने बजे क्लास होगी रोज? देखिए, आपकी क्लास डेली 6:30 बजे से, मतलब 6:30 से अभी फिलहाल स्टार्ट होती है। 1-2 मिनट डिले हो जाता है उसके प्रोसेसिंग में, तो उसके लिए आप परेशान ना हुआ करिए। अगर कभी किसी वजह से क्लास कैंसिल होगी तो उसका अपडेट आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 6:30 से आप कह लीजिए 8 का जो आपका टाइम है वो एकदम बाउंडेड है, फिक्स है। इसके अंदर ही आपका लेक्चर होगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 8:30 बजे से अगली बैच होती है, प्रयास बैच, तो उसकी क्लास होती है, उसकी प्लानिंग होती है। ठीक है ना, तो 6:30 से 8 का आपका टाइमिंग है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, मॉर्निंग में टाइम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बाकी सारे लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, जो लोग कहीं कॉलेज वगैरह, ट्यूशन और सब चीजें कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोग मॉर्निंग में बोले तो मेरे लिए तो और बेस्ट होता है मॉर्निंग, क्योंकि बहुत ही एनर्जेटिक माहौल होता है, एक पॉजिटिव वाइब होती है, तो मॉर्निंग टाइम में और अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है क्लास की। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस आप ध्यान से सुनते जाइए जो जो हम बोल रहे हैं, और मैं ये पूरे दावे से कर सकता हूं कि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, वो सारे सवालों के जवाब यहां पर आएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रख करके आपको सुनना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा आज की इस क्लास का टॉपिक है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डिफिनीशन को समझ लीजिए। डिफिनीशन कहता है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, तो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, वहां पर पहुंचते ही लाइट बेंड हो जाता है। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन की कोई जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, चलिए तो डिफिनीशन लिख देते हैं इसकी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes
from a transparent medium to another transparent medium to another medium, then it bends from its original path. This phenomenon of bending of light is called refraction of light. This phenomenon is called refraction of light. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। दो तरह की घटनाएं यहां पर पॉसिबल हैं, दोनों हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको कि जैसे लाइट इधर से मान लीजिए इस मीडियम से अगर कोई लाइट रे ऐसे चलती है तो वो दूसरे मीडियम में जब जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से दो तरीके से ये बेंड हो सकती है। तो ये जो लाइट रे जो इस जैसे इधर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इधर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसको हम बोल रहे हैं मीडियम नंबर 1 और इसको हम बोल रहे हैं मीडियम नंबर 2। सिमिलरली यहां पर भी ऊपर की तरफ जो मीडियम है वो है मीडियम 1 और नीचे की तरफ जो मीडियम है ये है मीडियम 2। दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाले सरफेस को हम बोलते हैं इंटरफेस। दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाले सरफेस को बोलते हैं इंटरफेस। तो ये है आपका इंटरफेस, ठीक है। तो जब ये लाइट आती है जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये जहां गिरती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है नॉर्मल। यहां पर भी अगर आप ऐसी कोई लाइट रे ले लीजिए तो इस पे भी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा और सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करी जाए तो ये हो जाएगा यहां पर इस पॉइंट पर नॉर्मल, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि ये जो लाइट रे आ रही है इसको अगर ये दूसरा यहां पर मीडियम ना होता, मतलब जैसा मीडियम ऊपर है वैसा ही सेम मीडियम नीचे होता, दो मतलब पूरा एक जैसा होता, होमोजीनियस होता, तो ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, यही इसका रास्ता था, यही इसका ओरिजिनल पाथ था। ये क्या था, लाइट का ओरिजिनल पाथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब मीडियम बदल जाता है तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ पर जाता ही नहीं है बल्कि अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है। और ओरिजिनल पाथ से डेविएट होने का मतलब इस पर न जाकर के इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। तो चाहे ये इधर जाए और चाहे ये इधर जाए, मतलब चाहे नॉर्मल की तरफ बेंड हो चाहे नॉर्मल से दूर की तरफ हट जाए, दोनों ही केस में इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो अगर लाइट इधर से इधर जा रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने ओरिजिनल पाथ पर न जाकर के बेंड हो जाए और नॉर्मल की तरफ नहीं बल्कि नॉर्मल से दूर ऐसे हट जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये वाली जो रे है, जो रे आ रही थी, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं और इसको नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे पहले की तरह। ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यहां पर भी इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है तो आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल है तो इसके बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। जरा ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, अगर ये लाइट बिल्कुल अपने सीधे इस पाथ पर जाती तो ये वाली जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती तो जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ये भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता। मतलब अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें, ये पूरे एंगल की बात करें तो ये आई के इक्वल ही है। भाई दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये आई तो ये एंगल भी क्या बोला जाएगा, आई। सिमिलरली यहां पर अगर ये एंगल आई तो ये एंगल यहां से यहां तक का भी क्या हुआ, ये आई हुआ। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो जाए तो नॉर्मल की ओर बेंड होने पर क्या होता है, नॉर्मल की ओर बेंड होने पर आपको पता चलता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो गया, आर की वैल्यू आई से क्या हो गई, कम हो गई। और यहां पर देखिए जब लाइट आपका नॉर्मल से दूर हट गया
तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, तो यहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई से बड़ी हो जाएगी। ये वाला केस कब देखने को मिलता है, ये वाला केस कब देखने को मिलता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब लाइट एक ऐसे मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जैसे कहते हैं ना कि हर ट्रांसपेरेंट, जैसे हर कुत्ते का अपना एक इलाका होता है, सुना है आपने, वैसे ही हर ट्रांसपेरेंट मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर एक मटेरियल का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना। तो ये कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ठीक है ना। ये कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जिसमें जिसमें क्या होता है कि हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जो मीडियम 1 है, मान लीजिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, म्यू 1 है, और जो मीडियम 2 है अगर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू 2 बोले, तो ये वाली घटना तब देखने को मिलती है जब म्यू 1 की वैल्यू कम हो और म्यू 2 की वैल्यू ज्यादा हो। अगर म्यू 2 की वैल्यू ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको रेरर मीडियम बोलते हैं। तो ये हुआ आपका मीडियम 2 यानी कि डेंसर मीडियम, और ऊपर हुआ आपका मीडियम 1 यानी कि ये हुआ आपका रेयरर मीडियम। तो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा नॉर्मल की ओर बेंड होगा, यानी आर की वैल्यू आई से कम होगी। लाइट जब रेयरर मीडियम से, सॉरी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा, तो लाइट नॉर्मल से दूर हट जाएगा, ठीक है ना। ये सारी घटनाएं होती हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। अब इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम आगे समझेंगे, बट उससे पहले यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और इसका एक्सप्लेनेशन भी आगे आपको मिलेगा कि आप कह सकते कॉज ऑफ या रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में गई तो ऐसा क्या हुआ कि वो बेंड हो गई या अपने पाथ से डेविएट हो गई। इसका ये आंसर याद रखिएगा, दी different speed of या चेंज ऑफ स्पीड, ऐसे कह सकते चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, मतलब लाइट जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो होता क्या है कि उसकी स्पीड बदल जाती है, और स्पीड के बदल जाने से ही लाइट डेविएट हो जाती है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब दोनों अलग अलग टाइप का होना चाहिए, ऐसा नहीं ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, तब नहीं होगा रिफ्रैक्शन, तब लाइट बेंड नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक ही जैसा मीडियम है तो कुल मिला के एक ही मीडियम हुआ। जब लाइट एक टाइप के मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे अलग टाइप के ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, तभी लाइट की स्पीड बदलती है और तभी लाइट अपने रास्ते से भटकती है। इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन के लिए जिम्मेदार, रिफ्रैक्शन के लिए का रीजन क्या है, उसका रीजन है कि लाइट की यहां पर स्पीड और यहां पर स्पीड अलग हो गई, ठीक है ना। तो ये जो कॉज है आपको याद रखना है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ये मेन रीजन होता है रिफ्रैक्शन का। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं, स्पीड वाली बात को जरा समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कुछ चीज आपको देखने को मिलती है। ये देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, ये अपने ओरिजिनल पार्ट से डेविएट होकर के कहीं पर जाएगा, सपोज इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसकी स्पीड एक्चुअल में बदल जाती है, ये अभी हम लोग फार्मूले से समझते हैं। पहले मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू 2 है, तो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड v1 होगी, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड v2 होगी, यानी लाइट की जो स्पीड है वो बदल जाएगी। दूसरा,
जो लाइट है उसका वेवलेंथ यहां पर λ1 होगा, यहां पर इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, λ2 हो जाएगा। यानी लाइट का वेवलेंथ भी बदल जाता है, लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी यहां होगी वही फ्रीक्वेंसी यहां, ये स्पीड नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है, एफ लिख लीजिए। जो इसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी वही फ्रीक्वेंसी यहां पर भी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी भी बदल जाएगी, क्योंकि यहां पर कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा जब ये लाइट अंदर जाएगी। हमने पहले भी बात करी थी पिछली क्लास नंबर 1 के अंदर कि लाइट जब ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर से गुजरता है तो कुछ लाइट वहां एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, I इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस अल्फा इंटू एक्स। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड बदल जाती है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती और उसका कलर नहीं बदलता। उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती और उसका कलर नहीं बदलता है, ये चीज हमें पता है, ठीक है ना। तो हम यहां पर इसको लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, इस पॉइंट को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन के आपने 2 लॉज पढ़े थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं। जो पहला पॉइंट है वो क्या है, जो पहला पॉइंट है वो क्या है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये कहां पर होते हैं, लाई इन सेम प्लेन, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लग रहा होगा कि इंसिडेंट रे इधर है, नॉर्मल इधर है, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे तो इधर चला गया, एक ऊपर है एक नीचे है। हम ये नहीं बोल रहे कि एक मीडियम में होगा दूसरे मीडियम में होगा, बोल रहे सेम प्लेन में होगा। मतलब कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, अगर इन तीनों को आप साइड व्यू लेंगे तो बिल्कुल एक ही प्लेन में दिखाई देंगे। मतलब एक दीवार बनाएंगे, उस दीवार में ये तीनों चिपके हुए मिलेंगे, कोई ऊपर या नीचे नहीं होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। और दूसरा जो रूल है जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ये स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन आई अपान साइन आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन आई अपान साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन का रेशियो है, दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट को लिखते हैं 1 μ2, और 1 μ2 को लिखते हैं हम μ2 अपान μ1, और μ2 अपान μ1 को हम लिखते हैं v1 अपान v2, और v1 अपान v2 को हम लिखते हैं λ1 अपान λ2। इतने तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये कंप्लीट रिलेशन न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। अब इसमें एक एक टर्म को आप समझिए, साइन आई अपान साइन आई आर इक्वल टू 1 μ2, ये जो 1 μ2 है इसको क्या कहा जाता है, 1 μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये देखिए मीडियम 1, अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं कि मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, ये मीडियम 1 का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ये मीडियम 2 का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम कंपेयर करें कि मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में कितना है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और ये वर्ड कब यूज करेंगे, जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा तब। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जैसे कि यहां पर जा रहा है तो हम ऐसे लिखते हैं 1 μ2 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा हम लिखते हैं। अगर लाइट 1 से 2 में जाता है तो ये सिंबल यूज होता है। अगर मान लीजिए लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाता तब क्या लिखते, तो फिर ऐसे लिखते 2 μ1, ऐसे लिखा जाता है यहां पर फार्मूले में, फिर इधर आई बनता इधर आर बनता।
2 μ1 इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। तो इसको क्या पढ़ते, इसको यही पढ़ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको पढ़ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। मतलब जो शुरुआत में मीडियम है वो पहले लिखा जाएगा, जो लास्ट में है वो बाद में लिखा जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये होता है। अब मान लीजिए पहले मीडियम का नाम एयर है, दूसरे मीडियम का नाम ग्लास है, और लाइट इधर से इधर जा रही है, तो आप लिखेंगे साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू ए म्यू जी, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास, ए म्यू जी। अगर लाइट इस ग्लास वाले मीडियम से एयर वाले मीडियम में जाती तो आप लिखते साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू जी म्यू ए। जी म्यू ए का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और जब लाइट इधर से इधर जाएगी तो आप बोलेंगे ए म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हैं कि एक के रिस्पेक्ट में दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे निकाला आपने, μ2 अपन μ1। आप ऐसे ही इमेजिन करके देखिए भाई, एक आदमी के पास 50 रुपए है, एक आदमी के पास 150 रुपए है। हमने कहा कि बताइए पहले आदमी के पास कितने रुपए, आप बोलेंगे 50। फिर हमने कहा दूसरे आदमी के पास कितने रुपए, आप बोलेंगे 150। लेकिन हम अगर ये पूछें कि दूसरे आदमी के पास पहले आदमी के रिस्पेक्ट में कितना रुपया है, आप बोलेंगे 3 गुना। दूसरे आदमी के पास पहले आदमी के रिस्पेक्ट में कितना रुपया है, दूसरे आदमी के पास पहले आदमी के रिस्पेक्ट में कितना रुपया है, आप बोलेंगे 3 गुना। कैसे, दूसरे आदमी का जो रुपया है उसको पहले आदमी से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिला, ये यही मिल रहा है, दूसरे आदमी का ही आपको मिल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी मिल रहा है। लेकिन जब आप पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में आया। इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो है, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और ये क्या है, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। किसके रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 का कुछ भी नाम हो सकता है, वहां पर आप ये सिंबल यहां पर आप लिख लेते हैं, उसके हिसाब से इसको पढ़ा जाता है। ये फार्मूला बता रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो साइन आई अपान साइन आर की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करता है कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड कितनी क्या हो गई, लाइट की स्पीड कितनी चेंज हो गई। ठीक है ना। दूसरा, ये फार्मूला आपको पता है, किसी भी वेव के लिए हमने पहली क्लास के अंदर लाइट की प्रॉपर्टी या किसी वेव की प्रॉपर्टी की बात करी। स्पीड का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। यहां पर आप करें कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड बदल जाएगी और वेवलेंथ बदल जाएगा। यहां पर दूसरे मीडियम में जब जाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बाकी स्पीड बदल गई और वेवलेंथ बदल गया। तो अगर v1 अपान v2 में v1 की वैल्यू रखेंगे f इंटू लैम्डा 1, v2 की वैल्यू रखेंगे f इंटू लैम्डा 2, तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर मिलेगा आपको। तो यहां से हम आपको ये चीज दिखा रहे हैं, ये जो आपने लिखा ना कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। नॉर्मल की ओर बेंड होने का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगा, और डेंसर से रेयरर में जाने पर ये नॉर्मल से दूर हट जाता है। नॉर्मल से दूर हटने का मतलब क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो जाता है। तो ये जो चीज है इसको आप यहां समझ लीजिए, आप यहां समझ लीजिए। दो बातें हम यहां पर से आपको समझाते हैं। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी पहला मीडियम जो हमारा है वो रेयरर मीडियम है, जो दूसरा मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम का मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर मीडियम का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। मतलब μ2 की वैल्यू क्या है, μ1 से ज्यादा, तभी तो ये मीडियम डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है। तो अगर μ2 की वैल्यू μ1 से ज्यादा है तो स्नेल का फार्मूला क्या कह रहा था कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, यहां पर आप कह रहे थे 1 μ2 दैट इज इक्वल टू μ2 अपान μ1, और आप कह रहे हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1। दूसरा मीडियम पहले मीडियम से डेंस है, तो अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है तो ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। ज्यादा वैल्यू को कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो अगर μ2 अपान μ1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यही μ2 अपान μ1 साइन आई अपान साइन आर के भी इक्वल है।
तो आप कहेंगे साइन आई अपॉन साइन आर भी क्या हुआ, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। इसका मतलब क्या हुआ, आई इज ग्रेटर देन आर। आई इज ग्रेटर देन आर का मतलब क्या हुआ, आई इज ग्रेटर देन आर का मतलब हुआ आर इज लेस देन आई। आई इज ग्रेटर देन आर का मतलब आई बड़ा है आर छोटा है, वही तो लिखा हुआ यहाँ पर, आई बड़ा है आर छोटा है। आर छोटा होने का मतलब क्या, लाइट बेंड हो जाएगी नॉर्मल की ओर। ये चीज आपको मिल गया। दूसरा केस, अगर इसी का दूसरा केस उल्टा केस आप ले लीजिए, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी तब क्या होता है, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, यानी पहला जो मीडियम है वो डेंसर है, पहला जो मीडियम है वो डेंसर है, दूसरा जो मीडियम है वो रेयरर है, तो इसका मतलब μ1 की वैल्यू ज्यादा होगी μ2 से। अगर ऐसा होगा तो अब स्नेल का फार्मूला क्या कहेगा कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपान μ1। और अभी आप कह रहे हैं μ1 बड़ा है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्योंकि पहला मीडियम डेंसर है ना। तो μ1 अगर बड़ा है और μ2 छोटा है तो ये आंसर आएगा लेस देन 1। और यही सेम वैल्यू साइन आई अपान साइन आर के इक्वल है, तो साइन आई अपान साइन आर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेस देन 1। दिस इंप्लाइज दैट साइन आई इज लेस देन साइन आर। इसका मतलब कि आई इज लेस देन आर, यानी कि यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस से, यानी लाइट रे जो है वो डेविएट होकर के नॉर्मल से दूर चली गई। तो ये जो बात आपने लिखी थी ना, रेयरर से डेंसर में जाने पर ये बेंड होगा, डेंसर से रेयरर में जाने पर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ये चीज ये मैथमेटिकली आप स्नेल के फार्मूले से निकाल सकते, समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। बाकी यहां पर ये पॉइंट जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम लैंग्वेज में भी लिख देते हैं। ये डायग्राम में जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ ना कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड बदल जाती है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका कलर नहीं बदलता। ये बात को हम लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि ये हाईलाइट हो जाए थोड़ा, इतनी जगह में हम लिख देते हैं। ठीक है ना। इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट में लिख दें हम यहां पर स्पीड एंड, ऐसे कर लीजिए वी लैम्डा एंड आई चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी एंड कलर, फ्रीक्वेंसी एंड कलर डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ठीक है ना। यानी जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो कह लीजिए सब कुछ बदल जाती है, दो चीजों को छोड़ करके, एक फ्रीक्वेंसी और एक कलर। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो कलर से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, सॉरी उल्टा बोल दिया, कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ से नहीं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग बातचीत में बोलते हैं ना कि अलग अलग वेवलेंथ का मतलब अलग अलग कलर, असल में अलग अलग वेवलेंथ का मतलब अलग अलग कलर बोलना सही नहीं है। आप ये बोलिए कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी और इसलिए अलग अलग कलर। ठीक है ना। अगर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है तो उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल में, और फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से कलर अलग है, वेवलेंथ अलग होने की वजह से कलर अलग नहीं है। ठीक है ना। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से कलर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग वेवलेंथ की वजह से नहीं। क्योंकि अगर वेवलेंथ बदलने से, अगर वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता कलर, तो वेवलेंथ के बदलने से कलर भी बदलता, और रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ बदल रहा है, लाइट जब इधर से इधर जा रही तो उसका वेवलेंथ बदल रहा है। और अगर कलर जो है वेवलेंथ पर डिपेंड करती तो वेवलेंथ के बदलने पर कलर भी बदलता, लेकिन कलर नहीं बदल रहा है। तो अगर कलर नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब कलर, अगर इधर से इधर कलर नहीं बदला तो इसका मतलब कलर उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है जो चीज यहां से यहां पर नहीं बदली है, और वो क्या नहीं बदली है, वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो ये बात, इस स्टेटमेंट का मेन पर्पज यही था कि आपको ये बात ध्यान रहे कि जो कलर होता है उसका संबंध वेवलेंथ से नहीं बल्कि किससे है, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है ना। अलग अलग कलर का मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, लेकिन आम बोलचाल में नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे, बोलते हैं, बुक्स में भी लिखा होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ मतलब डिफरेंट कलर्स। ठीक है, यहां से ये चीज एकदम क्लैरिफाई होती है, इसको क्लियरली एकदम याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ओके है। चलिए, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा टर्म होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड और क्या क्या फार्मूले हैं और ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहां पर आप देखिए ये वाला जो फार्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने जो स्पीड से रिलेट किया है, इस फार्मूले को थोड़ा वापस से एक बार यहां पर डिस्कस करते हैं। अगर लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, और आपने कहा कि हम पहले मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू1, और मीडियम 2 का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू2। मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड है वो v1, मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड है वो v2। मीडियम 1 में लाइट का वेवलेंथ है λ1, मीडियम 2 में लाइट का वेवलेंथ है λ2। तो स्नेल का फार्मूला क्या कह रहा था कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू v1 अपान v2। कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, जो यहां पर स्नेल के इस फार्मूले के अंदर म्यू आया है और ये स्पीड का फार्मूला आया है, अगर हम इसको यहां पर लिखें अलग से फिर से कि 1 μ2 इज इक्वल टू v1 अपान v2, ज्यादातर केस में आप ये देखने को आपको मिलेगा कि 1 μ2 वाला जो टर्म है उसको खाली म्यू लिखा जाता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर है स्पीड के रेशियो वाले में, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में जो भी दूसरा मीडियम होगा उसी का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कई बार ऐसा होगा सिर्फ यहां पर वी लिखा हुआ, म्यू में लिखा हुआ मिलेगा। तो आप एक बात दिमाग में रखिएगा, जैसे आपको ये पता है कि कोई भी नंबर है उसके अपान में 1 है, तो आप बहुत फ्रीडम है आपके पास, आप चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, आपका मन है तो आप नहीं लिखेंगे, आप खाली एक्स बोल देंगे। कोई नंबर है इसके पावर में 1 है, आपके पास बहुत फ्रीडम है, आपका मन है तो आप लिखिए, आपका मन है तो आप मत लिखिए, खाली एक्स लिख दीजिए। कोई नंबर है उसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप बहुत फ्रीडम है आपके पास, आपका मन है आप लिखिए, आपका मन है आप मत लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि अगर अपान में कुछ नहीं लिखा है, पावर में कुछ नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, तो वो 1 है, ये अंडरस्टूड है। अगर 1 के अलावा कुछ होगा तो आपकी मजबूरी है, अब आपको दिखाना पड़ेगा। अगर इसको 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो लिखना पड़ेगा, इसके पावर में 2 है तो लिखना पड़ेगा, इसके मल्टीप्लाई में 2 है तो लिखना पड़ेगा। अब फ्रीडम नहीं है आपके पास। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम लोग फिजिक्स में रेट निकालने की बात करते हैं, तो रेट, किसी भी चीज का रेट जब निकालना होता है तो उसको हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। जब किसी चीज का रेट निकालना होता है तो हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं। लेकिन आपको पता है रेट जरूरी नहीं कि टाइम से ही निकाला जाए, टाइम के रिस्पेक्ट में ही रेट निकाला जाए ये जरूरी नहीं होता। लेंथ के रिस्पेक्ट में भी रेट हो सकता है, किसी और चीज के रिस्पेक्ट में भी रेट हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग रेट की बात करते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है, आम बोलचाल में ये बात फिक्स है, रेट का मतलब टाइम रेट। क्योंकि लेंथ वाला रेट होगा तो लेंथ बोलना कंपलसरी हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी अगर कभी इस फार्मूले में जहां पर ऐसा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है और यहां बताया नहीं गया किसके रिस्पेक्ट में किसका, तो ये मान के चलिए कि रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में ये चीज अंडरस्टूड होता है कि इन जनरल नॉर्मली हम लोग उसको रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में ही डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। भले ही लाइट रेयरर से डेंसर में ना जा रही हो, लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही हो, लेकिन उसको हम एडजस्ट करके, उसको चेंज वेंज करके, कुल मिला के उसी फॉर्म में ला करके रोकेंगे जहां पर वो रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कभी भी जहां म्यू लिखा होता है उस म्यू का मतलब है रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका जो फार्मूला बना, ये फार्मूला आप इन जनरल आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें इफ मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम, अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम है, मतलब लाइट जो है वो एयर या वैक्यूम से पास हो रही है, लाइट जो है जहां से चली है वो मीडियम क्या था, पहला मीडियम क्या था, एयर या वैक्यूम। तो अगर लाइट एयर या वैक्यूम में से चल करके किसी भी दूसरे मीडियम में जाएगी, तो बताइए जो दूसरा मीडियम है वो
एयर या वैक्यूम से तो डेंसर ही होगा ना। एयर या वैक्यूम सबसे रेयर मीडियम है ना। जो एयर है वो भी वैक्यूम से थोड़ा डेंसर है, जो एयर मीडियम है वो भी वैक्यूम से क्या है, थोड़ा डेंसर, क्योंकि यहां पर कम से कम एयर मॉलिक्यूल्स तो हैं, वैक्यूम में तो वो भी नहीं है। तो जो एयर मीडियम है वो वैक्यूम से भी थोड़ा डेंसर है, लेकिन इतना कम है दोनों में डिफरेंस कि हम दोनों को एक ही जैसा मान के चलते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। तो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर आप एयर या वैक्यूम से लाइट कहीं भी जाए, वाटर में जाए, ग्लास में जाए, डायमंड में जाए, कहीं पर भी जाए, किसी भी लिक्विड में जाए, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए, वो एयर या वैक्यूम से तो डेंसर ही होगा, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम से तो ज्यादा ही होगा, ये बात तो गारंटी है। तो अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम है और मीडियम 2 कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ऐसे केस में ये फार्मूले को हम देखिए कैसे लिखते हैं। अब यहां पर एयर या वैक्यूम से लाइट किसी भी डेंसर मीडियम में जा रही है, ये बात श्योर है। तो ऐसे में ये एयर या वैक्यूम हो गया और दूसरा जो भी मीडियम हो सकता है, तो हम इसको सिर्फ म्यू बोल सकते हैं, क्योंकि एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी डेंसर मीडियम की बात हो रही है, वो मीडियम कुछ भी होगा। पहला मीडियम अगर एयर या वैक्यूम है तो आपको समझ में आ रहा है कि पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को हम सी भी बोल सकते हैं, और जो दूसरा मीडियम है वो कोई डेंसर मीडियम है एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वहां पर लाइट जाएगी तो आपको पता है मीडियम बदलने पर लाइट की स्पीड बदल जाती है, तो वहां पर स्पीड को मान लीजिए वी बोल दिया हमने। एयर या वैक्यूम में V1 को हमने क्या बोल दिया, सी बोल दिया, और जो दूसरा डेंसर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड को हमने वी बोल दिया, और रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल भी रहे हैं तो इसको सिर्फ म्यू बोल दिया। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये फार्मूला आपको काफी जगहों पर देखने को मिलेगा, ये इसी फार्मूले का एक स्पेशल केस है। इसी फार्मूले का क्या है, एक स्पेशल केस है। ये जनरल हुआ, ये क्या हुआ, जनरल फार्मूला हो गया, ये जनरल केस हुआ, और ये एक स्पेसिफिक केस हुआ, पर्टिकुलर केस हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि ये फार्मूला होता है कि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, जहां म्यू का मतलब क्या है, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, और ये ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को समझ लेते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, म्यू, अच्छा एक चीज यहां से आप और समझिए, म्यू जो है वो ये भी बता रहा है, अगर आप इसी फार्मूले को थोड़ा और चेंज करें तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। ये फार्मूले से ये बात समझ में आ रही है एकदम क्लियरली कि किसी भी डेंसर मीडियम का, किसी भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, वो यही बताता है कि उस मीडियम में जाने के बाद, जैसे एयर या वैक्यूम से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट गई, तो वो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है, तो वो यही बताता है कि लाइट जब उस मीडियम में जाएगा तो उसकी जो स्पीड होगी, जो एयर या वैक्यूम में सी के इक्वल था, उस मीडियम के अंदर जाने के बाद उसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो उसमें लाइट की स्पीड सी का म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है तो उसमें लाइट की स्पीड कितनी होगी, एयर या वैक्यूम में तो सी होती थी, लेकिन किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 3 है तो कितना हो जाएगा, सी अपॉन 3 हो जाएगा। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, वहां पर लाइट की स्पीड कितनी होगी, सी अपॉन 5 हो जाएगी। मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि उस मीडियम में जाने के बाद जो लाइट की स्पीड है वो सी से कितनी गुनी कम हो जाएगी। ये चीज होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, तो म्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है, म्यू रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिकल डेंसिटी, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम का मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उस मीडियम में लाइट के लिए कितना ज्यादा डेंसिटी वो फील कराएगा या लाइट की स्पीड को कितना कम कर देगा, यही बात है इसके कहने का ये मतलब है। तो म्यू रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा है, म्यू जितना ज्यादा है, वो लाइट के लिए ऑप्टिकली उतना डेंस है ना, ऑप्टिकली उतना डेंस है। मतलब बात को समझिए, डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी बहुत तरीके से बताया जा सकता है कि लाइट के लिए कितनी डेंसिटी है, एक तो ये हो गया, मास के लिए कितनी डेंसिटी है, एक ये हो गया। इसी तरह से चार्ज के रिस्पेक्ट में, किसी और चीज के रिस्पेक्ट में डेंसिटी बता सकते हैं। जैसे आपने एक नॉर्मली डेंसिटी चीज पढ़ा होगा ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या बोलते हैं,
डेंसिटी इक्वल टू आप बोलते हैं मास अपान वॉल्यूम। पता है ये कौन सी डेंसिटी है? ये मास डेंसिटी है। जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं नॉर्मली, वो एक्चुअल में मास डेंसिटी है। ये बताता है कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास इसके पास है। अगर कोई मटेरियल बहुत पास पास रख दिया जाए और आप पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास निकालेंगे तो इसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास मिलेगा आपको। लेकिन अगर दूर दूर रख दिया जाए, अब आप पर यूनिट वॉल्यूम में जाएंगे तो आपको इसकी डेंसिटी कम मिलेगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम मास है। इसको मास डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन जो म्यू है वो मास डेंसिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब कि लाइट उसमें जाएगा तो उसको कितना डेंसिटी फील कराएगा। अब आप बताइए, लाइट अगर किसी मीडियम में जा रही है और उस मीडियम में लाइट को डेंसिटी बहुत ज्यादा फील हो रही है, तो लाइट उसमें धीमे धीमे जा पाएगी। वो देखिए यहां से दिख रहा है, लाइट अगर किसी मीडियम में जाएगी और लाइट को ज्यादा डेंसिटी फील होगा, मतलब कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो लाइट वहां धीमे धीमे आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि उसके लिए ज्यादा डेंस माहौल है, तो उसकी स्पीड घट जाएगी। अब कोई ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट गई और उसको डेंसिटी ज्यादा फील नहीं हो रही है, तो लाइट बहुत तेजी से बढ़ेगी, जैसे कि एयर, जैसे कि वैक्यूम, बहुत तेजी से बढ़ेगी, है ना। तो मतलब एक तरह से जो म्यू है वो यही बता रहा है कि लाइट को कितनी डेंसिटी ये फील कराएगा मीडियम, वो चीज का पैरामीटर है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो लाइट को डेंसिटी फील होगी वो मास वाली डेंसिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा मटेरियल पास पास है तो लाइट को भी ज्यादा डेंसिटी फील होगी, ज्यादा मटेरियल दूर दूर है तो लाइट को कम डेंसिटी फील होगी, ऐसा नहीं है। लाइट को फील होने वाली डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, इस मास डेंसिटी से बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। नॉर्मली हम लोगों को भ्रम होता है कि हाँ, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास हैं, इसलिए वाटर का जो मास डेंसिटी है वो ज्यादा हुआ और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा है। फिर वाटर के बाद ग्लास में जाएंगे, आप कहेंगे वाटर से ग्लास के मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास हैं, मतलब मास डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा हो गई। फिर आप ग्लास से डायमंड में जाएंगे, आप बोलेंगे डायमंड के मॉलिक्यूल और पास पास हैं, इसलिए मास डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा हुआ, ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा हुआ। ऐसा हमें लगता है, ये हमारा भ्रम है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, बस ये एक कोइंसिडेंस है। मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी बिल्कुल अलग चीज है, दोनों का कोई ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है। हम यहां पर एक लिस्ट बना करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम ये पॉइंट नोट भी कर देते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि म्यू इज डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। मास डेंसिटी या सिर्फ इसको डेंसिटी भी बोलते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर अगर हम एक टेबल बनाएं और इस टेबल में यहां पर मीडियम का नाम लिखें और वो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी को बताने वाला पैरामीटर है ना। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा आप कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। यहां पर हम शॉर्ट में लिख दें म्यू प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर हमने ये देखा एग्जांपल, अगर हम बात करें एयर की, सॉरी वैक्यूम की पहले बात कर लें, तो वैक्यूम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। एयर के लिए अगर बात करें तो देखिए जो एयर होता है वो वैक्यूम से थोड़ा डेंस होता है। एयर जो है वो वैक्यूम से थोड़ा डेंस होता है, 1.0003 होता है। मतलब अगर आप इस चीज को ध्यान से समझें कि वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1 है और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1.0003 है। और आपको पता है जो लाइट की स्पीड सी होती है वो कहां पर होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम के अंदर होती है, एयर के अंदर नहीं होती है। अगर लाइट, अगर मानिए लाइट हम कह रहे हैं वैक्यूम से कहां जा रही है, अगर लाइट वैक्यूम से एयर में जाने लगे तो क्या होगा, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड सी और वैक्यूम से ये थोड़ा डेंस है तो इसमें लाइट की स्पीड v। इन दोनों के लिए हम ये फार्मूला यूज करें, ये वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू सी अपान म्यू, जहां v क्या है,
एयर के अंदर लाइट की स्पीड, और सी क्या है, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड। तो एयर के अंदर अगर लाइट की स्पीड आपको निकालनी है तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही आएगा, क्योंकि इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो जरा देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू की वैल्यू रखेंगे 1.0003। इसको आप डिवाइड करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 2.999 समथिंग इंटू 10⁸, जिसको हम बोल देते हैं v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। कैलकुलेशन के लिए, आसानी के लिए, सुविधा के लिए, तो v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c। बात को समझिएगा, जब हम ये बोलते हैं कि वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड c के इक्वल है, असल बात है कि वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड c है, एयर के अंदर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से थोड़ा ज्यादा है। तो जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वैल्यू रख करके डिवाइड करेंगे तो एयर यानी डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड कितना निकलेगा। अब इस नंबर को 1 से ज्यादा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, भले ही थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन इतना नहीं आएगा, इससे थोड़ा कम हो जाएगा, 2.998 समथिंग करके आता है। लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू में इतना कम डिफरेंस है कि हम इसको भी c बोल देते हैं, 3 इंटू 10⁸ बोल देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान के ही चलते हैं, ऐसा ही ट्रीटमेंट करेंगे, इसको 1 मान लेंगे तो v और c सेम हो जाएगा एयर और वैक्यूम के लिए। ठीक है, अब इसके बाद वाटर की बात करते हैं। वाटर की अगर बात करें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मतलब 4/3 लिखते हैं इसको, 4/3 दैट इज इक्वल टू 1.33 आप कह सकते हैं। इसके अलावा ग्लास की बात करें, देखिए ग्लास भी बहुत वैरायटी के होते हैं, पायरेट्स ग्लास होता है, क्रुक्स होता है, फ्लिंट होता है, तो बहुत वैरायटी के ग्लासेस होते हैं। नॉर्मली ग्लास जब बोला जाएगा तो आप देख लीजिएगा 3/2 होता है, दैट इज 1.5। लेकिन अलग अलग के तरह के जो ग्लास होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का 1.52 होता है, किसी का 1.56 होता है, अलग अलग आपको मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉर्मल केस में आप ग्लास का मतलब एवरेज वैल्यू जो है वो 1.5 यानी 3/2 लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें डायमंड की बात करें, तो जो डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, काफी ज्यादा है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें तो 1.62 या 1.63 के आसपास होता है। केरोसिन ऑयल की बात करें, केरोसिन ऑयल जो होता है, मिट्टी का जो तेल होता है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.41। ठीक है, अब आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41, अगर इन दोनों में से लाइट पास हो, एक बार लाइट वाटर के अंदर जाए, एक बार लाइट केरोसिन ऑयल के अंदर जाए, तो कहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा कम हो जाएगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाएगी। सी तो फिक्स है, सी तो क्या है, फिक्स है। तो v प्रोपोर्शनल टू 1/μ, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम लाइट की स्पीड। तो केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, वाटर से ज्यादा है, तो केरोसिन ऑयल में जो लाइट की स्पीड आएगी वो कम हो जाएगी, वाटर में जो स्पीड आएगी वो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी ज्यादा आएगी। तो यानी केरोसिन ऑयल में जाने पर लाइट की स्पीड ज्यादा घट रही है एज कंपेयर टू वाटर। तो यानी केरोसिन ऑयल जो है वो लाइट के लिए ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है, ज्यादा डेंसिटी फील करा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जबकि जबकि इसका जो मास डेंसिटी है वो ज्यादा होता है, इसका मास डेंसिटी जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और इसका जो मास डेंसिटी होता है वो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। मतलब अगर हम मास वाली डेंसिटी को ऑब्जर्व करें, जैसे आपको लग रहा होगा, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो आपको यही लग रहा होगा कि वैक्यूम से ज्यादा डेंस एयर हुआ इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, एयर से ज्यादा डेंस ग्लास हुआ इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, ग्लास से ज्यादा डेंस डायमंड हुआ इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है आपका। मास वाली डेंसिटी बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अगर मास वाली डेंसिटी के बढ़ने से ही बढ़ता तो वाटर की तो मास डेंसिटी ज्यादा होती है केरोसिन ऑयल से, वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होते हैं, केरोसिन ऑयल के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, या कह लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम में कम मास होता है, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास होता है। तो मास डेंसिटी यहाँ पर इसका ज्यादा है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी इसका ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर भ्रम नहीं आपको होना चाहिए कि मास डेंसिटी जो जितना ज्यादा
मटेरियली डेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एग्जांपल इसीलिए था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो म्यू की वैल्यू जो होती है वो कलर के ऊपर डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की जो वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू जो है, आप पहले तो ये कह लीजिए इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल मतलब अलग अलग मटेरियल है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, जैसा कि हमने अभी पूरी लिस्ट में आपको दिखाया। दूसरा, जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का घटता है। कोई भी लिक्विड है उसको आप गर्म करेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा, उसके अंदर लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। और तीसरा, जो किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जो आप कह रहे हैं ना नेचर, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि अगर यही एक मटेरियल है, जिस मटेरियल का ये बना है उसके हिसाब से तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ही होगा, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होगा। सेम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव, अगर आप देखिए मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर वही मटेरियल है तो कोई भी कलर की लाइट आए वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सेम चीज का ही अलग अलग लोगों पर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे किसी को, अगर दो चीजें होती हैं, दो वैरायटी के लोग होते हैं, अगर जैसे एक घर में दो बच्चे हैं, एक को ज्यादा फ्रीडम दे दिया जाए और दूसरे को भी ज्यादा फ्रीडम दे दिया जाए तो दो रिजल्ट आ सकते हैं। एक जो है वो आजादी का, फ्रीडम का फायदा उठाता है पॉजिटिव वे में, और उसको जो चीज पसंद है वो उस काम को करता है पूरे फ्रीडम के साथ, और उसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा पारंगत हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है। वो बहुत अलग हो गया। एक दूसरा आदमी है जिसको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल गया, इसलिए वो उसने उस फ्रीडम का बहुत फायदा उठाया, लेकिन निगेटिव सेंस में, और वो बहुत आलसी हो गया, कामचोर हो गया, बेईमान हो गया, फ्रॉड हो गया, है ना, गलत हैबिट्स हो गई। तो दोनों बातें सेम है, फ्रीडम देने का सेम चीज है, फ्रीडम नाम की चीज सेम है, लेकिन दो लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको यूज किया, दोनों पर अलग अलग इफेक्ट हुआ। ऐसे ही जैसे हम लोग, ऑयल होता है ना, ऑयल उस या आग होती है, उसमें कोई चीज हम डालते हैं तो कोई एक ऐसी चीज है जो मेल्ट हो जाती है और कोई चीज वहां पर जाकर के सॉलिड हो जाती है, ठीक है ना। तो सेम चीज का, सेम मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। रेड कलर के लिए इसका अलग इफेक्ट होगा, वॉयलेट कलर के लिए इसका अलग इफेक्ट होगा। तो यानी जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मटेरियल के नेचर पर तो डिपेंड करता है, लेकिन अलग अलग वेराइटी के लोगों के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू आएगी। इसके लिए एक फार्मूला है, दैट इज कॉल्ड कॉसी रिलेशन, याद रखिएगा, कॉसी रिलेशन। और ये जो कॉसी रिलेशन है, ये जो कॉसी रिलेशन है, इसका फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा पावर 4, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन इन जनरल आप देखेंगे ये वैल्यू बहुत छोटी होती जाती है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, इतना ही लेते हैं। ये कॉसी फार्मूला है, इसमें ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है, लैम्डा जो है वो लाइट का वेवलेंथ है, और आपको ये म्यू जो है वो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है। यानी ये फार्मूला बता रहा है, उल्टा रिलेशन यहां का बता रहा है, जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब इस हिसाब से अगर आप वॉयलेट विबग्योर के हिसाब से आप देखिए, VIB-GYOR में इस डायरेक्शन में जब आप जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है। यानी अगर यहां पर देखा जाए तो वेवलेंथ जो रेड कलर का है वो ज्यादा होगा वॉयलेट कलर के रिस्पेक्ट में। हम एक्सट्रीम पोजीशंस की बात कर रहे हैं, बाकियों को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा। और अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा हुआ, अगर रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा हुआ तो रेड कलर के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम हुआ तो वॉयलेट कलर के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। ये रिजल्ट ये बताता है, अगर डेल आर इक्वल टू ग्रेटर देन, सॉरी लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, तो ये रिलेशन कहता है, अब इसका उल्टा हो जाएगा म्यू के केस में,
तो म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर, म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर। सेम ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन वॉयलेट कलर के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेड कलर के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और अगला फार्मूला अगले स्टेप में म्यू इज इक्वल टू सी अपान वी से पता चलता है, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो वहां पर डेंसर मीडियम के अंदर जाने पर उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। म्यू इक्वल टू सी अपान वी बोलता है, अगर मान लीजिए लाइट आ रही एयर या वैक्यूम से, तो एयर या वैक्यूम से जब लाइट आ रही थी तो इसमें जितने भी कलर्स है वो सारे कलर की स्पीड सी थी। सी मतलब एयर या वैक्यूम के अंदर जो भी आपकी लाइट है, जितने भी कलर्स की लाइट है, सभी कलर की लाइट की स्पीड सेम होती है। लेकिन जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर लाइट गुजरती है तो इसके अंदर जाने पर क्या होगा, इसके अंदर जाने पर हर कलर की स्पीड बदल जाएगी, क्योंकि हर कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अगर अलग अलग कलर के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग होगा इसी मीडियम का अलग अलग कलर के लिए, तो उनकी स्पीड भी अलग हो जाएगी। तो वैक्यूम में सभी कलर की लाइट सेम स्पीड से चलते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जाने पर सभी कलर की अपनी अलग अलग स्पीड होती है। इसी वजह से डिस्पर्सन नाम की फेनोमेना भी होती है। तो म्यू इक्वल टू सी अपान वी में हमें ये पता चल गया म्यू फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड। इसमें फिर से वापस उल्टा रिलेशन मिल रहा है, तो आप बोलेंगे स्पीड, स्पीड किसका उल्टा रिलेशन है, तो स्पीड किसका ज्यादा होगा, वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वॉयलेट की स्पीड कम हो जाएगी, और रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेड की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो वी आर इज ग्रेटर देन वी फॉर वॉयलेट, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम इस पूरी बात को लैंग्वेज में लिख दें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे पास जगह है ऐसे। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ all colors of light, speed of all colors of light in vacuum is same but different in a transparent medium। इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब एयर के अलावा या वैक्यूम के अलावा मीडियम की बात करेंगे। ठीक है ना। तो वैक्यूम के अंदर सभी कलर की लाइट सेम स्पीड से चलती है, लेकिन जब किसी मीडियम के अंदर जाती है तो उनकी स्पीड बदल जाती है, और स्पीड का हिसाब कुछ ऐसा होता है कि आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड दैट ऑफ वॉयलेट इज मिनिमम, and for violet is minimum, and for violet is minimum in any medium। मतलब वैक्यूम को छोड़ करके किसी भी मीडियम के अंदर जिसका अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एक से बड़ा, उसमें रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होगी, क्योंकि वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा था और रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम था, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा था और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम था। तो ये हुआ वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन, और ये हुआ आपका स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन। ठीक है ना। तो ये सारा कंक्लूजन आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ ऐसे ही, हाँ बिल्कुल, टारपीन आयल जो होता है जिसको तारपीन आयल बोलते हैं, उसके भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका कुछ ऐसा एग्जांपल है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, तो वो एग्जांपल भी आप ले सकते हैं इस मामले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन सब चीजों के बारे में। अब हम सीधे आते हैं स्नेल के फार्मूले से, और एक चीज और पढ़ेंगे, उसके बाद हम तुरंत स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, और वो ये है कि अगर पिछली क्लास की तरह अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे पिछली बार मिरर के केस में हम बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट करते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जीरो करते थे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाता था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग I इक्वल टू R होता है। यहां पर भी वही चीज करेंगे, लेकिन इस बार हमारे पास कोई मिरर नहीं है, बल्कि ट्रांसपेरेंट दो मीडियम का इंटरफेस है,
और इसमें अगर हम लाइट को बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगे तो ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। तो अगर हमारा इंसिडेंट रे ही नॉर्मल की तरह है, परपेंडिकुलर है, तो यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल यहाँ पर पैरेलल हो गए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 हो गया। और स्नेल का फार्मूला क्या बोलता था, ये बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 1 म्यू 2। अगर आपकी आई की वैल्यू 0 हो गई तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हुआ, अगर ये 0 हुआ तो और इस नंबर को इधर ले आएंगे कांस्टेंट को, तो क्या मिलेगा, यानी अगर हम देखें तो साइन आर किसके इक्वल होगा, साइन आर इक्वल टू हो जाएगा साइन आई और अपान में सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो अगर आप करें आई की वैल्यू 0 हो जाए तो यहां से आई 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा। तो आई 0 रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, साइन आर इक्वल टू 0, और साइन आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या, ये कंपेयर करेंगे 0 कब आता है, इसको आप साइन 0 के इक्वल बोल सकते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कंपेयर करेंगे तो आर भी क्या हो जाएगा, 0। ये 0 क्यों आया, जब हमने आई की वैल्यू 0 रखी थी तब। एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो साइन आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 मतलब साइन 0, कंपेयर किया तो आर भी 0। तो आई की वैल्यू 0 तो आर की वैल्यू 0, और आर की वैल्यू 0 का मतलब रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ में बिल्कुल पैरेलल जाएगी। तो ये जो नॉर्मल अगले मीडियम में आप खींचेंगे, ऐसे ही रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल सीधे चली जाएगी बिना डेविएट हुए, आर की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो बिल्कुल मिरर वाला ही केस यहां पर भी है कि सीधी अगर लाइन आती है बिल्कुल नॉर्मल के पैरेलल तो वो सीधे ही निकल जाती है रिफ्रैक्शन में आगे और रिफ्लेक्शन में वापस, ठीक है ना। अगर आई 0 तो आर 0 वहां भी और यहां भी, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम देखें कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मान लीजिए हमने कहा कि एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो क्या होगा, जो बात हम पीछे आपसे बता रहे थे, अगर हम कहें कि ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, और लाइट ऐसे आप इसमें इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये लाइट सीधे भी जा सकती है, ये लाइट सीधे भी जा सकती है कब, अगर म्यू1 की वैल्यू म्यू2 के इक्वल हो जाए, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है दो अलग अलग मीडियम है मान लीजिए, और दोनों अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाएगा तो स्नेल का फार्मूला क्या कह रहा था, यही तो कह रहा था ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, यही फार्मूला था आपका, है ना। यहां पर ये भी लिख लीजिए v1 अपॉन v2। तो अगर दोनों सेम ही मीडियम होंगे तो ऐसे में लाइट डेविएट नहीं होगी, लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट का ट्रांसमिशन होगा। इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, ट्रांसमिशन वर्ड यूज करते हैं जब लाइट बिना बेंड हुए आगे बढ़ जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब ये ट्रांसमिशन होने लगता है यहां पर, ठीक है। तो आप कह रहे हैं म्यू1 और म्यू2 इक्वल है, जब दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, तो जब 1 आएगा यहां पर तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, यहां पर 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब इन दोनों से जब इस इक्वेशन को एक साथ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी आई इक्वल टू आर मिलेगा। आई इक्वल टू आर होने का क्या मतलब, नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही थी, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी, मतलब बिल्कुल सीधे सीधे जाना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। अगर लाइट बिल्कुल डेविएट बिना हुए सीधे जाएगी तभी तो आई और आर इक्वल होंगे, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर बेंड हो जाएगी तो आर की वैल्यू या तो आई से कम होगी या तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है, आई और आर इक्वल। और इन दोनों को एक साथ कर लीजिए जरा, इन दोनों को साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, v1 इज इक्वल टू v2। और यही बात तो आपको हम बोल रहे थे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदलती है, और स्पीड के बदलने की वजह से ही, स्पीड के बदलने की वजह से ही लाइट बेंड होती है। यहां देखिए स्पीड नहीं बदला, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा तो इस मीडियम से इस मीडियम में जाने पर लाइट की जो स्पीड का आपने रेशियो निकाला वो 1 के इक्वल आया, मतलब दोनों में स्पीड सेम था, और स्पीड सेम था इसीलिए आई इक्वल टू आर मिला, यानी कि कोई डेविएशन नहीं हुआ, लाइट बिल्कुल सीधे चली गई, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड का बदलना।
और वो तभी होता है जब दोनों अलग, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब ही हुआ कि दोनों अलग अलग मीडियम है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तभी स्पीड बदलती है, तभी रिफ्रैक्शन होता है। यहां दोनों सेम मीडियम थे तो स्पीड नहीं बदली, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। चलिए, बहुत कोई स्पीड ज्यादा तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखना है। अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखना है तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा और बड़ा लिखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई लाइट रे एक जगह से चलती है और किसी अलग अलग डायरेक्शन में, सपोज ऐसे इमेजिन करिए कोई लाइट ऐसे जाती है और कहीं पर उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, फिर वो इधर आती है, फिर से रिफ्लेक्शन हो जाता है, फिर वो इधर जाती है, फिर उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, फिर वो इधर जाती है, वापस से उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, फिर ये इधर जाती है, वापस से उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, फिर वो इधर आती है, वापस से रिफ्रैक्शन हो जाता है। मतलब अगर कोई लाइट कहीं से चले और उसका मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो, रास्ते में रिफ्रैक्शन हो और उसके बाद वो किसी टारगेट तक पहुंच जाए, कहीं से चलने वाली लाइट रे मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी जगह पर पहुंच रही है, डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है, तो अगर हम लाइट का पाथ यहीं पर रिवर्स कर दें, मतलब लाइट को इधर से भेजें, तो लाइट एग्जैक्टली सेम रास्ते से, जैसे ये इधर से गई थी, बार बार रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होकर के पाथ रिवर्स करने पर ये बिल्कुल सेम पाथ को रिट्रेस करती है, बिल्कुल उसी रास्ते से वापस होते हुए यहां पर चलेगी। मतलब कि ये पॉइंट, ऑब्जेक्ट और ये इसका इमेज एक दूसरे के कॉन्जुगेट पॉइंट होते हैं, आपस में इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। अगर यहां रखे ऑब्जेक्ट का यहां पर इमेज बना आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो यहां रखे ऑब्जेक्ट का इमेज भी यहां पर बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पाथ से होकर के लाइट यहां पर जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना? तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब लाइट के पाथ को बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीके से रिवर्स किया जा सकता है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि हमने ऊपर एक मीडियम लिया, नीचे एक मीडियम लिया और ये इसका यहां पर एक हमने नॉर्मल ले लिया और हमने लाइट को क्या किया, पास कराया मीडियम 1 से मीडियम 2 में। इसका नाम लिख लीजिए मीडियम 1, इसका नाम ले लीजिए मीडियम 2। ठीक है ना? इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबल दे दिया μ1, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबल दे दिया μ2। और मान लीजिए लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो ये लाइट ऐसे जा रही थी और यहां से ये सपोज ऐसे बेंड होकर के इधर निकल गई। तो यहां पर जो इसका इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे और इसको बोलेंगे नॉर्मल, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तब की बात हो रही। और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे नॉर्मल, तो ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है? तो जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी, हम इसकी डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, ये आप समझ चुके हैं। अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो स्नेल का फार्मूला क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट इस मीडियम से इसमें जा रही है तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस का सिंबल क्या है, ये आई है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सिंबल क्या है, आर है। सिंबल कुछ भी हो सकता है, ये सिंबल कुछ भी हो सकता है। लाइट अगर इधर से चल रही है तो यहां जो भी कुछ लिखा जाएगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और लाइट इधर गई है, यहां जो भी कुछ लिखा जाएगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है ना? सिंबल कुछ भी हो सकता है, बस इतना देखना है कि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल। तो स्नेल का फार्मूला कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रहे हैं, 1 से 2 में जा रहे हैं तो 1 μ2, इसको आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, क्योंकि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड
विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। फर्स्ट से कंपेयर करके सेकंड का बताना है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का बताना है, फर्स्ट की तुलना में सेकंड का बताना है, ठीक है ना। तो μ2 अपान μ1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर हम लाइट के पाथ को बिल्कुल रिवर्स कर दें, ये जो लाइट इधर से इधर आ रही थी, अगर हम लाइट के पाथ को रिवर्स कर दें, अगर हम लाइट को ऐसे पास करें, अगर हम लाइट को ऐसे पास करेंगे तो ये लाइट बिल्कुल ऐसे रिट्रेस करेगा पुराने पाथ को, जैसे आया था वैसे ही वापस जाएगा। ये कैसे हो सकता है? अगर हम यहाँ पर कोई मिरर वगैरह रख दें तो लाइट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पाथ पर बिल्कुल नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल वापस जाएगा, I इक्वल टू 0 तो R इक्वल टू 0 ऐसे वापस लौट जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? जब ये लाइट रिवर्स होगा अपने पाथ पर, तो ये वाली जो लाइट जा रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो इधर निकलेगी उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा। लेकिन कब? जब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तब। जब लाइट अपने पाथ को रिवर्स करके मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी, तो यहां वाली जो रे है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और यहां जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दिया जाएगा, उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। स्नेल का फार्मूला कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही है इस रास्ते पर, यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अपान में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लाइट ऐसे जा रही है तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पर I लिखा जाएगा। लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा। 2 के रिस्पेक्ट में किसका लिख रहे हैं? 1 का, मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में, तो 2 वाले से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। लाइट की रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ये दो इक्वेशन हमने बना लिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो डेरिवेशन की आपकी जरूरत है नहीं, बट ये सिंपल है, छोटा सा है, बहुत टाइम लॉस करेगा नहीं, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जहां के डेरिवेशन लेंदी होंगे, टाइम टेकिंग होंगे, वो डेरिवेशन में हम सिर्फ रिजल्ट की बात करेंगे, क्योंकि हमें एमसीक्यू एग्जाम देना है पीजीटी का, न कि रिटन एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम नहीं है, तो डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए साइन आर और साइन आर कैंसिल, साइन आई और साइन आई कैंसिल, ये पूरा आएगा 1, तो आपको कुल मिला के यहां से क्या मिला? आपको मिला 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आया। यानी अगर एक मीडियम का नाम 1 हो, दूसरे मीडियम का नाम 2 हो, तो पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में वापस से पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसमें से एक को दूसरी तरफ ले जाइए तो आपको क्या मिलेगा? 1 μ2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 μ1। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कहता है अगर मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो 2 के रिस्पेक्ट में जो 1 का था उसी का उल्टा कर लीजिए। यानी अगर एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो ग्लास के रिस्पेक्ट में जो एयर का है उसी का उल्टा कर लीजिए। ये फार्मूला ये कहता है, ठीक है ना। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लाइट ये एयर मीडियम है, ये ग्लास है, तो ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपान जी म्यू ए, आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर एक मीडियम एयर है दूसरा वाटर है तो आप लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू, ये फार्मूला ही बोलता है, तो ये हो जाएगा 1 अपान डब्ल्यू म्यू और ए। जो भी ये दो मीडियम है उसी को रिवर्स कर लीजिए ऐसे रेसिप्रोकल करके, तो इस टाइप के रिजल्ट आप बना सकते हैं। ये जो भी ऐसा रिजल्ट आया है, इस टाइप का रिजल्ट जो है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है कि ए म्यू जी एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3। हम पूछेंगे जी म्यू ए बताइए कितना होगा, तो आपका फार्मूला क्या कहता है कि ए म्यू जी और जी म्यू ए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ए म्यू जी की वैल्यू 4/3, तो जी म्यू ए की वैल्यू कैसे आएगी? ये इधर जाएगा, ये अपान में, 1 के अपान का मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो ए म्यू जी की वैल्यू 4/3, तो जी म्यू ए की वैल्यू कितनी? 3/4। ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 3/2, तो ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 3/2, तो डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू 2/3। ऐसे उल्टा कर लेना है आपको, ये आपका तरीका बन जाएगा। तो ये जो रिजल्ट यहां पर आया है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का फार्मूला है,
जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये वर्ड यूज करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, यही उल्टा करना है, a म्यू जी इक्वल टू 1/g म्यू a, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की ये प्रॉपर्टी है, या उसका ये कंक्लूजन है, या उसका ये फार्मूला है। ये तो दो मीडियम की बात हो गई, जिसमें एक मीडियम था, फिर उसके बाद कोई दूसरा मीडियम था, वहां की बात हो गई, ठीक है। अभी हम यहां पर एक चीज और समझ लेते हैं, इसी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन समझना है, और दो से ज्यादा अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दो से ज्यादा ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब 3 मीडियम का केस है या 4 मीडियम का भी केस है, वहां पर सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में कैसे रिलेट होते हैं। अगर 2 मीडियम है तो आप समझ गए बिल्कुल उल्टा हिसाब चलता है, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर 3 हो जाए, 4 हो जाए तो क्या कर सकते हैं, हालांकि जरूरत पड़ती नहीं बहुत ज्यादा, 3 की बस जरूरत पड़ती है, वो हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आप समझिए रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। किसी रेक्टेंगुलर स्लैब से रिफ्रैक्शन पर जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या कह रहा है। चलिए ये मान लीजिए है हमारा कोई रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है ना, और इस रेक्टेंगुलर स्लैब के ऊपर हमने ये इंसिडेंट लाइट यहां पर डाल दी, ये है इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर लाइट आके गिरेगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, और जो हमारा सरफेस है, ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा बनेगा नॉर्मल, ये हुआ नॉर्मल नंबर 1, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल नंबर 1, ये है नॉर्मल नंबर 1। अब आपको पता है कि ये लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो रेयरर से डेंसर में जाने पर आपको पता है कि क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगा, तो लाइट बेंड हो जाएगी। तो ये अपने नॉर्मल की ओर बेंड होकर के ये लाइट ऐसे पास होगी, मतलब जैसे सीधे ही जाना चाहिए था उधर ना जाकर के, जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, ये था इसका रास्ता। अगर ये ग्लास ना आता रास्ते में, ये रेक्टेंगुलर ग्लास ना आता तो ये वाली लाइट ऐसे सीधे पास होती, लेकिन ये ग्लास है तो ये सीधे नहीं जा पाएगी, रेयरर टू डेंसर जा रही थी, बेंड हो गई। अब ये वापस जब यहां पर आके गिरेगी तो दूसरा वाला जो सरफेस है वापस से, अब देखिए कहां से कहां लाइट जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, ग्लास से वाटर में लाइट एयर में जा रही है, तो वापस से इस वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक और नॉर्मल आप बना सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं नॉर्मल नंबर 2। ये क्या है, नॉर्मल नंबर 2। और अब ये लाइट वापस से देखिए डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो ये क्या होगी, ये ऐसे सीधे ना जाएगी, सीधे ना जा करके ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये कुछ ऐसे ये लाइट बाहर निकल जाएगी ऐसे, क्योंकि रेयरर से डेंसर से रेयरर जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड नहीं होती है, बाहर चली जाती है, और जब रेयरर से डेंसर जा रही थी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती। तो इन दोनों घटनाओं के बाद में, इन दोनों रिफ्रैक्शन के बाद में, इस वाले इंटरफेस से और इस वाले इंटरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद पता चला कि ये जो लाइट रिफ्रैक्ट होके बाहर निकली है और ये जो लाइट जिसको रास्ते से यहां से ऐसे निकलना चाहिए था, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप आता है। मतलब कि ग्लास स्लैब की वजह से क्या हुआ, कुल मिला के इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से कुल मिला के क्या हुआ कि जो लाइट को यहां से निकलना चाहिए था वो लाइट उसके बगल से निकल रही है, लेकिन बिल्कुल पैरेलल। जो लाइट को यहां से पास होना चाहिए था, यहां से पास होना चाहिए था, वो उसके बगल से पास हो रही है, लेकिन बिल्कुल पैरेलल। बिल्कुल पैरेलल का मतलब क्या हुआ, डेविएशन नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, बेंडिंग नहीं हुई, आप ये कह सकते हैं। अगर कोई लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और वो लाइट अपनी जगह से थोड़ी बगल से उसी डायरेक्शन में जाए तो कोई डेविएशन नहीं बोला जाता है। डेविएशन तब बोला जाता है जब दोनों डायरेक्शन के बीच में कुछ एंगल बनता है। तो यहां पर क्या हुआ कि इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ने इस रे ऑफ लाइट में सिर्फ कुछ लेटरल शिफ्ट कर दिया, बगल में पार्श्वीय विस्थापन बोलते, लेटरल शिफ्ट कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं आया, मतलब कोई डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं किया इसने। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से जब रिफ्रैक्शन होता है उसमें केवल और केवल इतना ये लेटरल शिफ्ट मिलता है आपको, इस लेटरल शिफ्ट के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, कोई भी डेविएशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। और ये जो लाइट है, ये वाली जो रे है,
और ये वाली जो रे है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये आप चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से करके आपको दिखा देता हूं। ये एयर था, ये ग्लास था, ये एयर था, लाइट एयर से ग्लास में गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बोल दीजिए I1 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आप बोल दीजिए R1। वापस से दूसरे सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बोल दीजिए I2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बोल दीजिए R2। ठीक है ना, ये बस हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं, शॉर्ट में छोटा सा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा तो अच्छी बात है, बहुत टाइम लॉस नहीं होना है। तो जब लाइट आपका एयर से ग्लास में जा रहा था, जब लाइट एयर से ग्लास में गया, उस केस में अगर आप स्नेल का फार्मूला लिखेंगे तो वो फार्मूला कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वेशन नंबर 1। फिर लाइट दूसरे इंटरफेस से जब पास हुआ, मतलब ग्लास से एयर में जब पास हो रहा था, वापस से स्नेल का फार्मूला कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर I2 और अपान में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि R2 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे जी से एयर में, ग्लास से एयर में लाइट जा रही है तो जी म्यू ए, मतलब ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। दोनों फार्मूले, दोनों जो इक्वेशंस आए हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपको पता चलेगा, देखिए क्या मिल रहा है, ए म्यू जी इंटू में जी म्यू ए, ये राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट को भी कर लीजिए, क्या है लेफ्ट में, साइन I1 अपान साइन R1 और इंटू में साइन R2 अपान साइन I2 अपान साइन I2 अपान ये साइन आपका क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम में एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन को ऐसी कोई तिरछी लाइन कट करती है तो क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइन है और ऐसी कोई तिरछी लाइन कट करती है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपको पता है, सॉरी इन दोनों को मत देखिए, आप इन दोनों नॉर्मल को देखिए, इन दोनों नॉर्मल को देखिए, दो पैरेलल लाइन ऐसे है, ये वाला नॉर्मल नंबर 1, ये नॉर्मल नंबर 2, ये दो पैरेलल लाइन है क्योंकि दोनों वर्टिकल हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं। दो पैरेलल लाइन को ये वाली तिरछी लाइन, ये जो बीच में रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरसेक्ट कर रही है। दो पैरेलल लाइन को जब ऐसी कोई लाइन कट करती है तो आपको पता है ये अल्टरनेट जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होता है। ये एंगल का नाम है R1 और ये वाले एंगल का नाम आपने रखा है I2, यानी कि ज्योमेट्री से आप कह सकते हैं कि एंगल R1 और एंगल R2 इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को ऐसी कोई तिरछी लाइन कट कर रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल कौन सा है इस डायग्राम में, R1, और ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा दिख रहा है, दूसरा वाला दूसरा वाला एंगल क्या है यहाँ पर, I2। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू I2, ये डायग्राम से हमें पता चल रहा है। तो अगर R1 और I2 इक्वल हैं, R1 और I2 इक्वल हैं, देखिए R1 और ये I2, तो अगर R1 और I2 दोनों सेम है तो साइन ये भी है साइन ये भी है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और अभी अभी आपने पीछे पढ़ा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है, ये बोलता है 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1, मतलब जो भी ये है उसी का अगर उल्टा है, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 आता है। अगर 1 म्यू 2 को 2 म्यू 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, ठीक है ना। तो ए म्यू जी को जी म्यू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, ए म्यू डब्ल्यू को डब्ल्यू म्यू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, डब्ल्यू म्यू जी को जी म्यू डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा। मतलब जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी का बिल्कुल उल्टा रहे तो मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। यही चीज तो यहाँ पर दिख रहा है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ने यही बताया हमें, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, यहाँ 1 का नाम ए है और 2 का नाम जी है, तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 ये पूरा 1 होता है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से इसको 1 लिख लीजिए और ये पूरा कैंसिल होकर के मिलेगा आपको साइन I1 अपान साइन R2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, दैट मींस I1 इज इक्वल टू R2। और अगर I1 और R2 इक्वल है इसका मतलब समझ रहे हैं, ये I1 एंगल और ये R2 एंगल इक्वल है, ये वाला जो एंगल है वो भी नॉर्मल के साथ इंक्लाइनेशन है, ये वाला जो एंगल है वो भी नॉर्मल के साथ इंक्लाइनेशन है, मतलब ये वाली लाइट भी नॉर्मल के साथ जितने एंगल पर बेंड है, ये वाली लाइट भी नॉर्मल के साथ उतने एंगल पर ही बेंड है। इंसिडेंट रे और ये मतलब ये वाली जो लाइट है जो यहां से ऐसे निकलती बाहर, ये जितने एंगल पर झुकी हुई थी नॉर्मल के साथ में, और जो यहां निकली है लाइट, जो निकलने वाली थी और जो निकली है, ये भी नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल पर बेंड है। एक वर्टिकल लाइन से जितने एंगल पर ये झुकी थी, वर्टिकल लाइन से उतनी एंगल पर ये लाइन भी झुकी है, मतलब कि इमर्जेंट रे
और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना, इसको आप क्या बोलेंगे, सॉरी इसको आप बोलिए इंसिडेंट रे और इसको बोलिए आप इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या हो गए, पैरेलल। ये इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है और ये जो इमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन है दोनों बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि जितने एंगल पर ये इंक्लाइंड है उतने ही एंगल पर नॉर्मल से ये भी इंक्लाइंड है। ये फार्मूला यही कहता है। तो I1 इज इक्वल टू R2 मीन्स, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब यही निकल रहा है कि इंसिडेंट रे is parallel to incident ray is parallel to emergent ray, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। यानी कहने का मतलब कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होने पर जो लाइट होती है डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, बिल्कुल पैरेलल लाइट निकलती है। मतलब कि ये कह लीजिए इनफाइनाइट तक ऐसे जाएगी, ये पैरेलल है, इस वजह से बस थोड़ा लेटरल शिफ्ट हो जाता है। जिसको इधर जाना चाहिए था वो बगल से जा रही है, डायरेक्शन वही है। कैसे पता, हमने प्रूव किया, पैरेलल है दोनों, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं नोट में अब ये बात, अब ये कंक्लूजन हम यहां पर बढ़िया से लिख सकते हैं। और इस चीज को आपको याद भी रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसा कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा तो आने वाली लाइट और निकलने वाली लाइट बिल्कुल पैरेलल जाएंगे, ये बात कंफर्म हो गया है। दैट इज कि इन रिफ्रैक्शन थ्रू rectangular glass slab there is no deviation नहीं हुआ, there is no deviation, only a lateral shift takes place, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन में कोई भी डेविएशन नहीं होता है, केवल एक लेटरल शिफ्ट होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, इन बिटवीन आप कह सकते हैं, इन बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमें यही समझना है कि जो लेटरल शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जो हम लेटरल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ये लेटरल शिफ्ट के लिए फार्मूला हमें देखना होगा, ये लेटरल शिफ्ट के लिए फार्मूला देखना होगा। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा और बड़ा लिखा जाए, कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा और बड़ा लिखा जाए। ठीक है, अच्छा एक बात बताएंगे आप लोग कि अभी 1.5 घंटे तो हो गया, 1.5 घंटे का ये टाइम तो हो गया, तो क्या ये जो बचा हुआ पार्ट है, क्योंकि अभी कम से कम 1 घंटे और लगेंगे मुझे लगता है, तब जाके ये पूरा होगा। अभी हमें अपारेंट डेप्थ का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ना है, ये सारा, और पैरेलल मीडियम, 3 पैरेलल मीडियम का भी केस पढ़ना है। तो मुझे लगता है एक और प्रॉपर क्लास हो सकती है बचे हुए टॉपिक के ऊपर, आज ही उसको कंप्लीट करें या अगली क्लास में, बाकी ये तो हम बता ही देंगे, इसको हम निपटा देते हैं तुरंत ही। ये जो नॉर्मल लेटरल शिफ्ट हुआ है, ये जो लेटरल शिफ्ट हुआ है, इस लेटरल शिफ्ट के लिए एक फार्मूला है। लेटरल शिफ्ट के ऊपर भी एक छोटा सा सवाल आता है, वो समझा देते हैं, बाकियों को फिर शिफ्ट करते हैं अगली क्लास में। तो लेटरल जो शिफ्ट आपको दिखा, लेटरल शिफ्ट डी इक्वल टू एक फार्मूला होता है टी, और ये होता है यहां पर ब्रैकेट में साइन I1 माइनस में R1 और अपान में होता है कॉस R1। ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं, क्योंकि इससे एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला आपको एक तो ये बताता है डी प्रोपोर्शनल टू टी, जहां टी क्या है, ये है इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की थिकनेस। जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपका है वो कितना मोटा था, इसकी थिकनेस क्या थी, वो टी है। और जो लेटरल शिफ्ट हुआ है वो डी है। तो लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थिकनेस ऑफ द ग्लास। रेक्टेंगुलर ग्लास जितना मोटा होगा लेटरल शिफ्ट उतना ज्यादा होगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फार्मूले में आप देखिए
अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 की वैल्यू, कहां गया फार्मूला, अगर इस फार्मूले में एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 की वैल्यू बढ़ेगी, I1 की वैल्यू का मतलब, I1 मतलब क्या, ये मतलब जो लाइट आ रही वो जितने ज्यादा एंगल से बेंड होके आएगी, मतलब नॉर्मल से जितना बेंड होकर के लाइट आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, साइन के अंदर का जो एंगल है वो भी उतना बड़ा होगा। और आपको पता है साइन में एंगल जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1। थीटा बड़ा हो रहा है तो साइन थीटा भी बड़ा होता है, तो I1 बड़ा होगा तो साइन के अंदर का एंगल भी बड़ा होगा, तो ये पूरी वैल्यू भी बड़ी होगी, तो डी की वैल्यू भी बड़ी होगी। दैट मींस अगर अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये कह सकते हैं I1 बढ़ेगा तो डी भी बढ़ेगा, एंड इसका रिवर्स भी है, I1 घटेगा तो डी भी घटेगा, आप ये कह सकते हैं। तीसरी जो चीज है, I1 की अगर हम मिनिमम वैल्यू रखें कितनी, 0, I1 की मिनिमम वैल्यू रखेंगे 0, I1 की मिनिमम वैल्यू 0 का मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 हो जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 होने का मतलब लाइट बिल्कुल रेक्टेंगुलर स्लैब के परपेंडिकुलर आ रही है, लाइट जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रही है, तो नॉर्मल के पैरेलल हो गया, तो I1 की वैल्यू 0। और अभी शुरुआत में आपने पढ़ा बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरेगी अगर लाइट, I की वैल्यू अगर 0 होगी तो R की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो पहले वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं पाएगा। अगर बिल्कुल ये लाइट परपेंडिकुलर गिरे तो बिल्कुल सीधे जाएगी, और बिल्कुल सीधे जाएगी तो R1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो अगर I1 की मिनिमम वैल्यू 0 रखें तो R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। दूसरा, अगर हम I1 की मैक्सिमम वैल्यू लिखें, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिखें, 90 लिखें, मतलब जो लाइट आ रही है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर स्लैब के ऐसे आ रही है, मतलब नॉर्मल के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस के टच करते हुए लाइट आए, तो ऐसे में कितना लेटरल शिफ्ट होगा। अगर I1 की वैल्यू 90 रखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं, तो अगर I1 मैक्सिमम रखेंगे तो D भी मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम D कितना आएगा, फार्मूले से देखिए, D इज इक्वल टू T, है ना, ये D की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, और ये D की यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो आएगा T, और यहाँ पर आएगा साइन, और आपने कहा I1 की जगह पर 90, माइनस में R1 अपान में ये कॉस R1, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, अपान में भी कॉस थीटा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो D की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, T के इक्वल। और यही इंपॉर्टेंट सवाल है, यही आपको रिजल्ट याद रखना है, यही रिजल्ट आपको याद रखना है, यही वो रिजल्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, कि अगर कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसकी मोटाई या थिकनेस T के बराबर है, तो उस पर अगर हम लाइट डालें और अलग अलग सिचुएशन में लाइट डालें, तो ज्यादा से ज्यादा कितना लेटरल शिफ्ट हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल लेटरल शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इक्वल टू T। T थिकनेस वाले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में मैक्सिमम जो लेटरल शिफ्ट हो सकता है वो उसकी थिकनेस के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा लेटरल शिफ्ट कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात को हम यहां पर कंक्लूजन लिख देते हैं कि मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल टू T, जहां पर T क्या है ये भी लिखना पड़ेगा, वेयर T is the thickness of glass slab, thickness of the slab। ठीक है, ये कंक्लूजन आपको याद रखना है, ये सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहता है 0 2T T/2 ऐसे करके। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेटरल शिफ्ट हो सकता है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की थिकनेस के बराबर हो सकता है, ये एग्जाम का सवाल है। ठीक है ना, तो थियरी में हम बहुत ज्यादा समय देंगे, देखिए अभी से आपको बता देते हैं। थियरी में ज्यादा समय देने का पर्पज है क्योंकि जो चीज हमें क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन के थ्रू, वो अगर हम थियरी जहां से ये कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन जो बन रहा है वो जहां से रिलेट हो रहा है, अगर हम इन पूरा डिटेल में अगर हम इसी थियरी के साथ में इसकी सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा क्लियर तरीके से ये चीज समझ में आएगा। अगली क्लास में अगर हम यही सेम चीज समझाते न्यूमेरिकल के साथ में, तो फिर ये चीज हमें वापस से वहां लाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है
गधा मजदूरी करने से अच्छा है कि सेम कॉन्सेप्ट से जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सबको डिस्कस कर लिया जाए। हाँ, कभी कभार कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ तरह के सवाल जो नहीं ध्यान आते हैं कि हाँ थियरी में इस पॉइंट से ऐसे भी सवाल बनते हैं, हम क्वेश्चन में वही चीज की प्रायोरिटी देते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में हम कुछ नया सीखें, अब ये सवाल हो गया, अब क्वेश्चन में आएगा तो आपको लगेगा ये क्या ही सवाल है, ये तो हमें पता है। पता इसीलिए क्योंकि थियरी में उसको उतना टाइम दिया गया है। ठीक है ना? हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, और हमेशा से ये पीछे भी रहा है, जो भी लोग पहले के बैचेज में पढ़े हैं उनको पता ही होगा। हमेशा यही अप्रोच के साथ क्लास रहती है कि थियरी को मैक्सिमम टाइम और एफर्ट और चीजें दी जाए, जो भी उसमें बातें हो रही हैं वो सारा कुछ क्लियर हो पाए, और जो बचा खुचा है, जो कुछ और एडिशनल चीजें हैं, वो न्यूमेरिकल के अंदर क्लियर हो जाए। तो 85 से 90% जो प्रिपरेशन है वो थियरी के अंदर ही है, बाकी बचा हुआ जो वो आपके न्यूमेरिकल के लेक्चर के अंदर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, और मुझे लगता है कि क्लास ठीक है, काफी लंबी सवाल है, मतलब क्लास हो गई है। तो इसको यहीं पर रोका जाए, मॉर्निंग नहीं 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 नहीं, इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है कि दोनों टाइम क्लास ली जाए, और कोई जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का, जिसमें हम लोग अभी बचे हुए टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे, जैसे कि 3 पैरेलल मीडिया या 3 से ज्यादा मीडियम के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला, और उसके बाद उसमें अपारेंट डेप्थ का एक फार्मूला है, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, क्रिटिकल एंगल है, ये सारे पॉइंट्स हैं। अगली क्लास 1 घंटे सवा घंटे के आसपास होगी, उसके एक बाद एक और जो क्लास होगी उसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आई होप कि आज की ये क्लास आपको समझ आई होगी, आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।